हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल शिकारा स्वागत करता हूं आपका। मेंसुरेशन की क्लास है और फिलहाल मेंसुरेशन 2D ही आपका चलेगा, क्योंकि मेंसुरेशन 2D और 3D ये काफ़ी बड़े टॉपिक हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा टाइम देके इसको करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी एग्ज़ाम दोगे यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। अगर क्वेश्चन बनता है तो फिर थोड़ी सी पेशेंस आपको बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा है और इसमें आपकी फिगर्स भी ज़्यादा हैं, या फिर ये बोल सकते हैं टाइप्स भी ज़्यादा है, ठीक है। तो टाइप्स भी आपको करानी पड़ेगी। इसके अलावा मेंसुरेशन ले लो या फिर एडवांस मैथ का कोई भी टॉपिक ले लो, जब तक उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि इनमें बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, कहीं को कहीं से जोड़ दिया जाता है, तो हमें भी फिर सारे क्वेश्चन आपको कराने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था कल, उसका जो आपका आंसर आया था, आई थिंक वो था आपका एरिया निकालना था, ठीक है। चारों तरफ का जो एरिया था मुझे लगता है वो आपको निकालना था, और उसको हमने किया था। और देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं उस क्वेश्चन के साथ, ये वाला, ठीक है। ये था आपका कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इसका जो आपका आंसर आया था 8000 आपके क्वेश्चन का आंसर आया था, ठीक है। कितना आया था? 8000। नहीं किया है तो पिछली क्लास जाके कर लो, आपको मिल जाएगा। सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। और मैंने आपको एक छोटा सॉल्यूशन बताया था। बेसिकली 4 ट्रायंगल बनेंगी, 2 छोटी ट्रायंगल एक जैसी होंगी, 2 ट्रायंगल आपकी एक जैसी होंगी। एक का निकाल के 2 से गुना कर दो, फिर छोटे वाली में से एक का निकाल के 2 से गुना कर दो। इस तरीके से आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो किसी आयत का क्षेत्रफल है वो बेसिकली आपको एक्स का स्क्वायर प्लस आपका 7x और प्लस आपका क्या है 10, ये एक साथ है आपका, ठीक है। ये थोड़ा सा लिखने के हिसाब से इसने गलत लिखा हुआ, इसको साथ लिखना चाहिए था। बेसिकली ये है आपका एक्स का स्क्वायर और प्लस आपका 7x और प्लस आपका 10, ये इकट्ठा है, ठीक है। और ये क्या है? ये किसी आयत का एरिया है, और किसी भी आयत का जो एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दो वैल्यूज का मल्टीपल है, जिसमें एक लंबाई है, एक आपकी क्या है, चौड़ाई है। अब ये क्या बन रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो क्यों ना इसके दो फैक्टर कर लिए जाए। तो इसके जो दो फैक्टर आएंगे वो इसमें एक इसकी लंबाई होगा और एक इसकी चौड़ाई होगा, ठीक है। अब देखो फैक्टर कैसे करें। फैक्टर करने का तरीका क्या है कि इन दोनों का, इसका जो कोफिशिएंट होता है इसको इससे गुना करते हैं। तो बोला गया है कि मल्टीप्लाई करने से आपका 10 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से आपका 7 आना चाहिए। तो 5 दूनी आपका 10 हो गया और 5 और 2 आपका 7 भी हो गया। इसका मतलब ये बन जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर और प्लस आपका 5x होगा और प्लस आपका 2x होगा और प्लस आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। एक्स कॉमन आ गया, बचेगा कितना आपका x+5, ठीक है। यहाँ से आपका प्लस का 2 कॉमन आ गया, बचेगा आपका x+5, ठीक है। तो कितना बच गया आपका x प्लस आपका 2 बच गया यहाँ से, और यहाँ से बचेगा आपका x प्लस आपका 5। इसका मतलब इनमें से कोई एक आपकी लंबाई हो सकती है, कोई एक आपकी चौड़ाई हो सकती है। ये आप नहीं डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा लंबाई है कौन सा आपका चौड़ाई है, ठीक है। बट मुझे ये पता लग गया कि 2 डायमेंशन है और दोनों ही आपकी, या तो ये है लंबाई है या फिर ये चौड़ाई है, तो ये आपका है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उसका संभव परिमाप क्या होगा। तो आपको पता है किसी भी आयत का जो परिमाप होता है वो किसके बराबर होता है? 2 इंटू में आपका L प्लस आपका क्या होता है? B होता है। मतलब दोनों को जोड़ना ही है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2, और दोनों को जोड़ दो, x और x आपका 2x और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। 2x प्लस आपका क्या हो गया? 7 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका? अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x और प्लस आपका दोस्त है आपका 14। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 4x और प्लस आपका 14। तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो उसका जो संभव परिमाप होगा 4x प्लस आपका 14 होगा। तो ये थोड़ा सा इसमें आपको एलजेब्रा का यूज करना है, और यही ऑप्शन इन्होंने आपको आंसर दे रखा है, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि पता नहीं क्या दे दिया और वो इसको छोड़ देता है। तो छोड़े मत, कभी भी मत छोड़ो, एक बार उसको ट्राई जरूर करो, ठीक है। हाँ, आपको ये लगता है कि आपको बिल्कुल ही नहीं आता, टाइम वेस्ट है, तो इसको बाद के लिए छोड़ दो। अगर टाइम बचता है तो बाद में ट्राई जरूर करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि किसी वर्ग तथा आयत का जो परिमाप है ना वो आपस में बराबर है, तथा उनके द्वारा घेरे क्षेत्रफल P तथा Q के बीच का संबंधित स्थापित मान क्या है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। इसने बोला है उनका परिमाप बराबर है, तो कह रहा है कि उनके द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल के बीच में संबंध क्या है, ये आपसे पूछा। ये आप अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी ले सकते हो।
मतलब क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि दोनों का पेरीमीटर बराबर है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी पैरामीटर ले लो, बट दोनों का सेम ले लो, ठीक है। उससे क्या होगा, क्वेश्चन करना थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं पेरीमीटर की बात करता हूँ, ठीक है, एक मेरे पास स्क्वायर है, एक मेरे पास रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि इसकी साइड आपकी कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 4 है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया आपका 16। यही होगा आपका पेरीमीटर, आपका 16 हो गया। मैंने मान लिया अपनी तरफ से कि इस स्क्वायर की साइड क्या है, 4। आप कुछ भी ले सकते हो, 5 6 7 जो आपका मन करे वो आप ले लो, ठीक है। 16 हो गया। इसका मतलब जो आयत होगी उसका भी जो आपका परिमाप होगा वो कितना होगा, आपका 16 होगा। तो इसका मतलब 2 इंटू में आपका एल प्लस जो आपका बी होगा वो भी आपका 16 होगा। तो इसका मतलब एल प्लस बी जो होगा वो आपका कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। तो एल प्लस बी क्या होगा, आपका 8 होगा, ठीक है। वहां से जो साइड आ गई ए आपकी 8 आ गई, तो एरिया कितना होगा, ए का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। एरिया के बाद बीच में रिलेशन पूछ रहा है ना, ठीक है। तो मुझे छोटी सी एक बात बताओ, अगर मेरे पास लंबाई प्लस आपका चौड़ाई है और ये कितना आ रहा है, आपका 8 आ रहा है, आप इसको कुछ भी ले लो, जोड़ के आना चाहिए। 1 और 7 ले लो, 2 और 6 ले लो, 3 और 5 ले लो, या फिर 4 और 4 ले लो, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। इन दोनों को गुना करो, एक 7 एकम 7 होगा, 6 दूनी 12 होगा, 5 3 15 होगा, 4 चौक आपका 16 होगा। तो इसका मतलब ये सीधी सीधी बात है, किसी भी केस में जो इसका एरिया है वो स्क्वायर के एरिया से ज्यादा नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, एक रेक्टेंगल हो, एक आपका स्क्वायर हो, और अगर उनका पेरीमीटर आपस में बराबर हो तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो हमेशा रेक्टेंगल के एरिया से ज्यादा होता है, ठीक है। अगर इसने यहाँ से इसको स्क्वायर का, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो पहले इसने क्या बोला हुआ है, वर्ग बोला है ना। तो वर्ग का एरिया आपका पी है और आयत का जो एरिया है वो आपका क्या है, क्यू, ठीक है। तो इसका मतलब स्क्वायर का जो एरिया है वो पी है, और पी आपका ग्रेटर देन क्या होगा, आपका क्यू होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका पी ग्रेटर देन आपका क्यू। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ कि अगर कभी भी स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपस में बराबर हो गया तो हमेशा स्क्वायर का एरिया ही रेक्टेंगल के एरिया से ज्यादा होगा। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ये आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, आप कोशिश करना, इसकी 4 साइड होती हैं तो इसका पेरीमीटर 4 इंटू ए होता है। तो जो भी आप लो पेरीमीटर, जो भी आप लो वो 4 के मल्टीपल में लोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ताकि काटने में आसानी रहेगी, ठीक है। ऐसा मत करना 7 लेके बैठ गए, 5 लेके बैठ गए, 9 लेके बैठ गए, तो उससे क्या होगा, साइड भी आपकी पॉइंट्स में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। वृत्त की वास्तविक त्रिज्या ज्ञात करो, क्या है, मतलब उसकी जो ओरिजिनल रेडियस है वो क्या है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए, एरिया आपका बड़ा है, कब बड़ा है, जब रेडियस आपकी बढ़ गई है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं नए वाले एरिया में से पुराने वाले एरिया को माइनस करूंगा तो डिफरेंस आपका कितना आएगा, 22 आएगा, यही है। तो यही काम हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा, मान लो कि आपका पाई, और यहाँ से आर और प्लस आपका 1, आर प्लस आपका 1, इसका आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में पहले आपका कितना था, पाई आर का स्क्वायर था, और ये बेसिकली आपका किसके बराबर था, 22 के बराबर था, ठीक है। किसके बराबर था, आपका 22 के बराबर। यहाँ से आपका पाई कॉमन आ जाएगा, तो पाई आपका कॉमन आ गया, ठीक है। अंदर क्या हो गया, आपका आर प्लस आपका 1, उसका आपका स्क्वायर, माइनस क्या हो गया, आपका आर का स्क्वायर हो गया, और बराबर में आपका कितना हो गया, 22 हो गया, ठीक है। अच्छा, देखो एक फॉर्मूला बनता है आपका, क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो बेसिकली एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अलजेब्रा में जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये भी मेरे लिए एक तरीके से एक्स है, और ये क्या है, आपका वाई। तो इस वाली वैल्यू को इसमें एक बार जोड़ा जाता है, एक बार घटाया जाता है। तो ये आपका 22 और बटे आपका 7 आ गया। अंदर कितना हो जाएगा आपका, अगर मैं बात करूं, आर प्लस आपका 1 और प्लस आपका आर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर प्लस आपका 1 और माइनस आपका आर, और बराबर में यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका 22 बटे आपका 7 आ, सॉरी सिर्फ आपका क्या है 22। तो यहाँ पर सिर्फ आपका 22 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 22 हो गया, इस 22 से आपका ये 22 कट गया, ठीक है। इस आर से आपका ये आर कट गया, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, 2r और प्लस आपका 1 अपॉन आपका 7 आ गया, मल्टीप्लाई में आपका इतना ही है, तो आपका 1 आ गया। 2r और बराबर आपका क्या हो गया, 7 और -1 हो गया। तो
तो आर की वैल्यू क्या आ गई 6 अपॉन आपका 2 आ गई, तो इसका मतलब आर कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो ओरिजिनल रेडियस थी वो कितनी थी आपकी 3 थी, तो 3 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, तो क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर 3। यहाँ पर बस हमने थोड़ा सा अलजेब्रा का कंसेप्ट यूज किया है। तो अलजेब्रा क्या बोलता है याद रखिएगा कि अगर ए का स्क्वायर और माइनस का बी का स्क्वायर जो होता है वो बेसिकली आपका ए प्लस आपका बी और इंटू आपका ए माइनस क्या होता है आपका बी होता है। तो ये कंसेप्ट मैंने इसमें लगाया है और जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा आपका आसान हो गया। ये बेसिकली आपका एक तरीके से ए है, ये आपका बी है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया आपका ए और माइनस बी। इसको मैंने मान लिया ए का स्क्वायर पूरे को और ये मेरे लिए क्या है बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट लगा के और क्वेश्चन का आंसर 3 आ गया और यही आपको क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करो क्या होगा, ये आपको बोला है। ठीक है, सबको पता है समबाहु त्रिभुज में इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स और सभी एंगल आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, इसने यही बोला है कि त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। तो आपको पता है कि इसकी साइड को अगर मैं क्या मान लेता हूँ ए मान लेता हूँ, मान लो कि आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका क्या है सी। ठीक है, ये साइड आपकी एक्स हो गई, ये साइड आपकी एक्स हो गई, ये साइड आपकी क्या हो गई एक्स हो गई। ठीक है, तो इसका परिमाप कितना होगा आपका 3x होगा। ये 3x बेसिकली किसके बराबर है उसके क्षेत्रफल का √3। एरिया कितना होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड आपका x है x का स्क्वायर, और कह रहा है कि इसका भी क्या है √3 गुना है। ठीक है, यही बोला है मेरे भाई। ठीक है, और तो कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रत्येक साइड बताओ। अब देखो √3 इंटू √3 आपका 3 हो जाएगा पूरा, 3 से 3 कट गया, एक x के स्क्वायर से आपका x भी कट गया, x/4 बराबर 1 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई। इसका मतलब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो ईच साइड है वो कितनी है आपकी 4 है, तो 4 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर 4। कुछ नहीं बोला, जो भी क्वेश्चन में आपको बोला जाए बस वही करो। मुझे पता है पेरीमीटर ये होता है, कह रहा है कि एरिया पेरीमीटर जो है वो एरिया का √3 गुना है, तो ये एरिया हो गया और ये इसका √3 गुना हो गया। अब त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करो, तो 4 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को 2 यूनिट बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 3 प्लस में √3 यूनिट स्क्वायर बढ़ जाता है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करो क्या है। ठीक है, वही सिंपल तरीका आपको लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि उसके अलावा तो कोई आपका चारा है नहीं। ठीक है, वही आपको सिंपल चारा लगाना पड़ेगा और जो इसने बोला है उसी हिसाब से फिर हमें चलना पड़ेगा। बोला है मान लो कि ये आपका ए है और ये आपका क्या है बी है और ये आपका क्या है सी। ठीक है, इसकी साइड मुझे नहीं पता क्या है, मैंने एक्स मान लिया कि मेरी साइड आपकी एक्स है, ये आपका एक्स है। अब ये कह रहा है कि इससे क्या करो भुजा को 2 बढ़ा दो और एरिया बढ़ जाएगा। एरिया किसके बराबर होगा √3/4 होगा, इंटू में साइड का स्क्वायर होगा। साइड एक बार कितनी हो जाएगी आपका x+2, मैंने √3/4 को कॉमन ले दिया भाई, x+2 ये हो गया और माइनस में x का स्क्वायर हो जाएगी और यही एरिया आपका किसके बराबर है 3 और प्लस में आपका √3 इसके बराबर आपको क्वेश्चन में गिवन। ठीक है, यही बनेगा √3/4 और क्योंकि √3/4 साइड का स्क्वायर माइनस √3/4 साइड का स्क्वायर करेंगे तो √3/4 कॉमन आ गया, इसकी साइड ये है और इसकी साइड ये ही आपका इतना आ गया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से √3 कॉमन ले सकता हूँ, इसको अगर मैं √3 कॉमन लेता हूँ तो कितना आ जाएगा √3 आपका कॉमन आ गया और अंदर बचेगा आपका √3 और प्लस आपका 1 ये बचेगा। इस √3 से इस √3 को मैं काट देता हूँ। ठीक है भाई, तो ऊपर कितना आ गया आपका वही फॉर्मूला भी लगा सकते हो, नहीं तो ओपन कर दो, एक्स का स्क्वायर प्लस आपका 4 और प्लस आपका 2 दूनी आपका 4x और माइनस आपका x का स्क्वायर आ गया और ये जो 4 है वो उस तरफ जाके अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू में √3 और प्लस आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, x के स्क्वायर से x का स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो ये बन जाएगा आपका 4x और बराबर आ जाएगा आपका 4√3 और प्लस आपका 4 और ये 4 उस तरफ जाएगा माइनस का 4, इससे आपका ये कट गया तो 4 से आपका 4 भी कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी √3 आ गई। ठीक है, तो क्या होगा x की वैल्यू आपकी √3 आ जाएगी, बाकी सब कुछ आपका कटे जाएगा, जो कटा उसको हटा दो, बचा कितना √3। इसका मतलब साइड कितनी है आपकी √3 है, तो
मैं ये बात बोल सकता हूँ कि इसका जो आंसर होगा आपका √3 होगा। तो √3 आपका आंसर है, और इन्होंने भी क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर पक्का है। ठीक है, तो देख लो भाई, चीजों को समझ लो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप पूछना जरूर। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, एरिया में से नए वाले एरिया में से पुराने वाले एरिया को माइनस किया है, और यही क्वेश्चन की कंडीशन है कि पुराने वाला एरिया से नए वाला एरिया ज्यादा है, वही मैंने किया है ज्यादा, और कुछ एक्स्ट्रा इसमें हमने नहीं किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 32 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जिसकी एक भुजा 11 सेंटीमीटर है और बाकी दूसरी दोनों भुजाओं का अंतर 5। ठीक है, अब देखो भाई, क्वेश्चन में क्या बोला है कि मान लो किसी ट्रायंगल की 3 साइड है, तो बोल रहा है कि ए प्लस, मान लो 3 भुजा ए प्लस बी प्लस सी, कह रहा है 32 है। कह रहा है इसमें से कोई एक आपकी 11 है, तो मान लो कि सी आपका 11, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका, 32 में से 11 जाएगा आपका 21 आ जाएगा। तो इसका मतलब ए प्लस बी आपका 21 है, और इन्हीं दो भुजाओं का ये अंतर भी बोल रहा है कितना है आपका, 5 है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़े तो 2a बराबर होगा आपका 26, तो a कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। ठीक है, तो b कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो a आपका 13 है, तो b आपका कितना है 8 है। कह रहा है कि दूसरी दोनों भुजाओं का अंतर 5 है, तो कह रहा है उस ट्रायंगल का एरिया बताओ। तो क्या मैं इस ट्रायंगल को अब निकाल सकता हूँ, क्या आंसर आएगा? देखो भाई, आपको साफ साफ दिख गया होगा इसको देखते ही कि जो ट्रायंगल बनेगा आइसोस्केलेस बनेगा, सॉरी स्केलन ट्रायंगल बनेगा, विषम बाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि इसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है। जैसे ये आपकी 13 है, ये आपकी 8 है, तो ये आपकी क्या है 11 है। यहाँ पर आपका कोई ट्रिपलेट फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको भी पता है कि जब भी किसी ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में अलग अलग होती हैं और तीनों एंगल भी अलग अलग होते हैं, तो विषम बाहु त्रिभुज होता है, और विषम बाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो हीरोन्स फॉर्मूला से निकल कर आता है। तो हीरोन्स फॉर्मूला आपको लगाना होगा, उसके लिए सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालना होगा। सेमी पैरामीटर 13 और 11 24 और 8 आपका 32 होगा, और पैरीमीटर का आधा क्या होता है आपका सेमी पैरामीटर होगा, तो इसका मतलब एस इसका कितना आ गया 16 आ गया। तो एरिया अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, तो एरिया किसके बराबर होगा, एरिया बराबर होगा आपका यहाँ से अंडर रूट में एस माइनस आपका ए होगा, माइनस आपका बी होगा, और एस माइनस आपका सी होगा। एबीसी क्या होती है, उस ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ होती है। ठीक है, जैसे 13 8 और 11 ये आपकी एबीसी है। तो हीरोन्स फॉर्मूला हम स्कूल में काफी पढ़ते हैं, 9th 10th में होता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ, एस कितना हो गया आपका 16, 16 में से 13 जाएगा 3 आएगा, 16 में से 8 जाएगा 8 आएगा, और 16 में से 11 जाएगा आपका 5 आएगा, ये आ गया आपका। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसकी बात करता हूँ, तो देखो 16 का तो 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 16 का तो 4 बाहर आ जाएगा, इनटू में 8 है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 दूनी 8, तो उसका 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर कितना बचेगा आपका, इसका 3 बच गया, उसका 2 बच गया, और उसका 5 और बच गया। ठीक है, तो 4 दूनी आपका 8 आ गया, और 8 रूट आपका 3 दूनी 6 पंजे आपका 30 आ गया। तो इसका मतलब इसका जो एरिया होना चाहिए 8 √30 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है ए, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है मेरे भाई, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ट्रायंगल की साइड निकालनी पड़ेगी, साइड आने के बाद आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ट्रायंगल कौन से टाइप का है, क्योंकि स्केलन ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला अलग हो जाता है, आइसोस्केलेस का अलग हो जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का अलग हो जाता है, तो उस तरीके से फिर हमें चलना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वर्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तीनों वर्तों के केंद्रों को मिलाकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना। ठीक है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी मैं डायग्राम आपको बता दूं किस तरीके से बनेगा। एक जैसे आपका यहाँ से मिल गया, एक थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो सब आपस में बराबर ही होंगे, बड़े छोटे आपके हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको यहाँ मिला दिया, तो इस तरीके से आपके हो सकते हैं। ऐसे हो गए आपके। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये यहाँ से इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, और ये आपका इसका सेंटर, इनको आपस में मिला दो। ठीक है, इनको आपस में मिला दो, तो इस तरीके से आपका ट्रायंगल बनेगा। बोला है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वर्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, स्पर्श कर गए, तीनों वर्तों के केंद्रों को मिला दो, मिला दिया तो एक ट्रायंगल बन गया। तो उस ट्रायंगल का, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा।
मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है सी। इसकी रेडियस 4 है तो ये 4 होगा, तो ये भी 4 होगा, रेडियस है। सेंटर से सरकमफ्रेंस पे कहीं भी मिला दो रेडियस होती है। ये 6 है तो इसका मतलब ये भी 6 होगा। ये वाली साइड 8 है तो ये भी आपका क्या होगा, 8 होगा। तो क्या क्या साइड आ गई आपकी, इसकी साइड आ गई मेरे भाई 6 और 4 10 आ गई, 8 और 4 12 आ गई, और 8 और 6 आपका 14 आ गई। तो ये ट्रायंगल की 3 साइड्स निकल कर आ गई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कौन सा ट्रायंगल है आपका, विषमबाहु त्रिभुज स्केलन ट्रायंगल है, क्योंकि कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया उसी तरीके से निकलेगा हीरोन्स फॉर्मूला से। और उसको निकालने के लिए क्या करना होगा, 14 और 12 26 और 10 आपका 36 होगा, 36 का आधा 18 होगा, सेमी पैरामीटर 18 आ गया। 18 में से 10 गया 8 आएगा, 12 जाएगा 6 आएगा, और ये जाएगा तो आपका 4 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका। इसको तोड़ देते हैं अब आपका, जैसे 9 गुना में आपका 2 करूंगा, 9 दूनी 18 होगा ना, तो 9 वो 2 इसके साथ आ जाएगा और आपका 16 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है 6 चौक आपका 24 होगा। इसको तो नहीं तोड़ पाएंगे, 6 इंटू 4 ही कर लो। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। 9 का आपका 3 बाहर आएगा, 16 का 4 बाहर आएगा, 4 का आपका 2 बाहर आएगा, और रूट में आपका 6 रह जाएगा। 4 3 12, 12 दूनी 24। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए, 24 अंडर रूट आपका 6 या 24√6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, और मेरे हिसाब से यही होगा। और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर डी दिया हुआ है, तो डी ही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेसिकली हीरोन्स फॉर्मूला पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आपका विषम बाहु त्रिभुज आ गया तो वहां जाके फिर आपको हीरोन्स फॉर्मूला पे जाना ही जाना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो समझ आ रहा होगा। ठीक है, देखो कोशिश है भाई कि आपको अच्छे से समझाया जाए। कोशिश क्या मतलब, समझाया जा रहा है, फिर भी किसी को 1% समझ में नहीं आता है तो पूछने में कभी भी कोई हर्ज करनी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ एक कहावत है, जिसने करी शर्म उसके फुटे करम। ठीक है, मतलब जो हिचकिचाएगा, जो आदमी जो अपने डाउट्स ही नहीं पूछेगा, तो उसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। चलिएगा, ये है अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको क्या बोल रहा है। चलिए भाई, क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 यूनिट त्रिज्या वाले दो वृत्तों का केंद्र ए तथा बी है, तथा वे बिंदु सी पर बाह्य स्पर्श करते हैं। मतलब दो सर्कल हैं और दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, मतलब बाहर कहीं पे टच कर देते हैं। जैसे इसको यहाँ टच करवा दो, करा दिया, हो गया ना। ठीक है, हो रहा है। ए तथा बी है, और मान लो भाई इसका सेंटर आपका ए है, ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इसका सेंटर आपका बी हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये पॉइंट आपका क्या हो गया, सी हो गया, जैसे क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तथा एक सी केंद्र तथा 2 यूनिट त्रिज्या वाला तीसरा वर्त दोनों वर्तों को डी और ई पे स्पर्श करता है। अच्छा, तो डी और ई पे, सी उसका केंद्र है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, और दोनों की रेडियस बराबर है, तो ये भी आपका 2 सेंटीमीटर है। तो सी को केंद्र माना है, और दो ही रेडियस वाला, अगर उसकी रेडियस 2 है तो डायमीटर 4 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इस तरीके से इनके सेंटर से ही पास कर जाएगा, क्योंकि अगले ने साफ साफ बोला हुआ है कि उसकी रेडियस 2 है, तो इसका मतलब उसका डायमीटर क्या है, 4 है। तो इसका मतलब ये इनके सेंटर से ही पास करेगा। समझ रहे हो ना, कि ये इसके सेंटर से ही पास करेगा, हो गया। और डी और ई पे स्पर्श करता है। मान लो कि इसको यहाँ डी पे स्पर्श करता है, और मान लो इसको यहाँ पर ई पे स्पर्श करता है, कर दिया। ठीक है तो बोला है ए बी ई डी का क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी, अच्छा तो मिला दो यहाँ से। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है। अगर मुझे इसका क्षेत्रफल यहाँ से निकालना है, तो सबसे पहले तो इसको यहाँ अगर मैं मिलाता हूँ, तो आपको पता है ये 2 है, ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर से यहाँ मिलाता हूँ तो ये भी आपका क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर से यहाँ मिला दिया तो ये भी आपका 2 होगा। ठीक है, इस पहले वाले सर्कल का सेंटर है, तो सरकमफ्रेंस पे कहीं भी मिलाऊंगा रेडियस होगा। उसी तरीके से इसको मैं यहाँ मिला दूँ। ठीक है, जैसे मैं इसको सॉरी यहाँ से
ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है, मैंने ऐसे मिला दिया, ठीक है, ये हो गया आपका, और ये आपका ऐसे हो गया, इसको भी मिलाया मैंने, ये भी आपका 2 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और इसको अगर मैं यहाँ से मिलाता हूँ तो ये भी इसका सेंटर है, तो ये भी आपका क्या होगा, 2, ठीक है। 2 2 2 2 2 2, तो ये आपके बेसिकली क्या हो गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे आपके ये, ठीक है। क्या बनेंगे, ये आपके लिए समबाहु त्रिभुज बन जाएंगे, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज बेसिकली कितने हो गए, एक समबाहु त्रिभुज आपका ये हो गया, एक समबाहु त्रिभुज आपका ये हो गया, और एक समबाहु त्रिभुज आपका क्या है, ये भी आपका क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज ही बनेगा, ठीक है। तो कितने समबाहु त्रिभुज बन गए आपके, 3 समबाहु त्रिभुज बन गए। तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ एरिया निकालने की, तो मुझे 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया हो जाएगा आपका 3, 3 से गुना करो, √3 बाय आपका 4। एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, √3 बाय 4 इंटू साइड, साइड क्या है आपका 2, 2 का स्क्वायर क्या है आपका 4, ये इससे कट गया। तो एरिया कितना आ जाएगा आपका 3√3, और आपका सेंटीमीटर में है, मीटर में है, जो भी है, यूनिट में है आपका, यूनिट में हो जाएगा, मतलब जो भी है आपका इस तरीके से स्क्वायर में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर कितना आना चाहिए आपका, क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए आपका 3√3। तो क्या होगा क्वेश्चन का आंसर आपका 3√3। तो बी आपके क्वेश्चन, अच्छा ये भी आपका दे रखा है, ये भी आपका दे रखा है, 2 ऑप्शन दे रखी है भाई इन्होंने, और दोनों में वैल्यू सेम दे रखी है, तो इसका मतलब एक गलत होगा, इसका मतलब एक को हटा दो क्योंकि दोनों ही आपका सेम है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 3√3 और यूनिट स्क्वायर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, किसी को ये डाउट तो नहीं है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनेगा, ऐसा तो नहीं कोई चालाक आदमी। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनेगा वो समझ लो मेरे भाई। देखो अगर ये इक्विलेटरल बन गया तो ये 60 होगा, ये भी आपका 60 होगा, आपको पता है ये भी आपका 60 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं 60-60 बनेंगे। अब आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है 180 बनता है, उस 180 में से 60-60 120 आ गया, तो ये 60 ही बचा। अब ये साइड और ये साइड बराबर है, तो जो दो साइड बराबर होंगे उनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, और ये सोच के ये कंसेप्ट लगा के मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो आपका आंसर आएगा 3√3 स्क्वायर यूनिट, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है और आगे भी आपका आ सकता है, तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। जब भी ट्रायंगल इस तरीके से बनते हैं तो थोड़ा सा कोशिश करना, कहीं ना कहीं ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने की इसमें संभावना होगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनेगा उसके लिए आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने के लिए सभी एंगल और सभी साइड आपस में बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर मेरे पास 2 साइड तो बराबर हो गई थी, तो उनके 2 अपोजिट एंगल बराबर हो गए थे। बात अटकी थी तो किस पे, तीसरे एंगल पे। और तीसरा एंगल स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है 180 होता है, उसमें से 120 आ चुका है, तो 60 ही बचा था, तो इसके हिस्से में 60 आ गया। जब ये 60 आ गया तो बाकी 2 बराबर होंगे, 120 बचा है तो वो भी 2 बराबर हिस्सों में बटेगा 60-60 में, तो ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे और क्वेश्चन का आंसर आपका बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक पहिया 18 सेंटीमीटर व्यास वाले दूसरे पहिए को घुमाता है। जब छोटा पहिया 42 चक्कर पूरे करता है तो बड़े पहिए द्वारा तय चक्कर ज्ञात करो, ये आपको बोला गया है, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा ना कि ये घुमाने का मतलब क्या है, आपने गंडासा देखा होगा घर पे, शानी काटते हैं भाई, न्यार काटते हैं, शानी काटते हैं, तो आपने देखा होगा कि दांतेदार वे होते हैं, वो एक दूसरे को ऐसे घुमाते हैं ना, ठीक है, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, तो बेसिकली ये वही है, वो एक दूसरे को घुमाते हैं, एक दूसरे में ऐसे दांत अटक जाते हैं और वैसे घूमता रहता है, ठीक है, तो ये उसी टाइप का है। तो मुझे एक छोटी सी बात बताना, जब वो एक दूसरे को घुमाते हैं, ठीक है, तो जो बड़े वाला होगा ना, जिसका डायमीटर बड़ा होगा वो हमेशा कम चक्कर लगाएगा, और जिसका डायमीटर छोटा होगा या रेडियस जिसकी कम होगी वो हमेशा कम चक्कर लगाएगा, ठीक है, सॉरी ज्यादा चक्कर लगाएगा। जिसका डायमीटर रेडियस कम होगा उसको वही दूरी जो बड़े वाले ने तय की है उसको तय करने में ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे, और जिसका डायमीटर या रेडियस ज्यादा होगा उसको वही दूरी जो छोटे वाले ने तय की है उसको कवर करने में कम चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी मोटाई ज्यादा हो जाती है। और एक चक्कर में आपको पता है जो दूरी होती है वो किसके बराबर होती है, उनकी सरकमफ्रेंस के। और अगर रेडियस ज्यादा है तो सरकमफ्रेंस भी ज्यादा होगी, और अगर रेडियस कम है तो सरकमफ्रेंस भी आपकी कम होगी, ठीक है, यही कंसेप्ट आपका होगा। ये कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक पहिया 18 सेंटीमीटर व्यास वाले दूसरे पहिए को घुमाता है। जब छोटा
पहिया 42 चक्कर लगाता है, तो बेसिकली इसने 42 चक्कर में जो दूरी तय की है वही उस आदमी ने तय की है 18 सेंटीमीटर के व्यास से। कुछ चक्कर होंगे, बट मुझे ये पता है कि दोनों के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस क्या है, बराबर होगा। जितना वो घूमा होगा, घूमने में दूरी उसने भी उतनी तय की होगी, उसने भी उतनी तय की होगी, तो दोनों तरफ से उनके द्वारा तय की गई दूरी को इक्वेट कर दो। ठीक है, हालांकि व्यास अलग है तो चक्कर कम या ज्यादा होंगे, दूरी बराबर होगी। ठीक है तो 42 चक्कर है, एक चक्कर में दूरी 42 इंटू में 2 पाई आर, 2 और इंटू आपका पाई, रेडियस कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, मैंने मान लिया x चक्कर है। ठीक है भाई, चक्करों की संख्या x है और एक चक्कर में दूरी कितनी है 2 पाई आर, 2 इंटू में आपका पाई, इसकी r कितनी है 9 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डायमीटर आपका 18 है, रेडियस 9 हो जाएगी। 2 पाई से आपका 2 पाई तो सीधा चला गया। ठीक है, 3 तिया आपका 9 आ गया और 3 दूनी आपका 6 आ गया। ठीक है, यहाँ से आपका 3 एकम 3, 3 चौक आपका 12 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 दूनी आपका 28 आ गई। तो क्या आ गई x की वैल्यू 28। तो इसका मतलब बड़े पहिए द्वारा तय चक्कर ज्ञात करो, तो उसने इसी दूरी को तय करने में 28 चक्कर लगाए हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। बड़े पहिए द्वारा तय चक्कर ज्ञात करो कितना है, ये आपको निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला है कि किसी वर्ग का जो विकर्ण है वो 12√2 सेंटीमीटर है, जिसके अंदर एक वर्त स्थित है। इस वर्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज स्थित है, तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, हालांकि एसएससी के सीजीएल मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और खास करके ऐसे क्वेश्चन 2017 मेंस में आए थे कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर फिर आपका सर्कल है, सर्कल के अंदर फिर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर फिर स्क्वायर है। तो बाहर वाले सर्कल और अंदर वाले स्क्वायर की जो लेंथ है उसके डायमीटर का, उसकी साइड का आपसे रेशियो निकलवा लेगा। या फिर बाहर बड़ा स्क्वायर है, उसके अंदर सर्कल है, फिर उसके अंदर स्क्वायर है, उसके अंदर सर्कल है और उसके अंदर फिर स्क्वायर है, तो बाहर वाले स्क्वायर का और अंदर वाला जो स्क्वायर है उसके एरिया का रेशियो आपसे पूछ लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं कि एक दूसरे डायग्राम को या एक दूसरे 2D फिगर को दूसरे के अंदर डाल डाल के फिर उनके बीच में रिलेशन निकलवा के आपसे उनका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है या उनकी साइड्स की लेंथ का रेशियो पूछ लिया जाता है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो जैसे इसकी मैं बात कर रहा हूँ, वर्ग के विकर्ण की मैं बात कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, ये क्या बोल रहा है। इसने बोला कि मेरे पास इस तरीके से एक स्क्वायर है। ठीक है, उस स्क्वायर के अंदर अब क्या है, आपके पास एक सर्कल है, तो सर्कल भी ले लेते हैं भाई, थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि नहीं नहीं, इसके अंदर एक आपका वो भी है, ट्रायंगल भी है, तो ट्रायंगल भी ले लो अब। ठीक है, इसके अंदर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है, तो वो भी ले देते हैं भाई। कुछ इस तरीके से आपका वो हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, बाहर स्क्वायर है, उसके अंदर सर्कल है, सर्कल के अंदर फिर आपका ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये बनेगा आपका। अगर मैं अब यहाँ से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूँ, तो मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है सी है, और ये आपका क्या है डी। ठीक है, अब ये बात आपको पता होगी कि कभी भी अगर एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल होता है तो उस सर्कल की जो साइड होती है, सॉरी, उस सर्कल की जो रेडियस होती है या उस सर्कल का जो डायमीटर होता है वो उस स्क्वायर की क्या होती है, साइड होती है। तो मतलब जितनी उस स्क्वायर की लेंथ होगी, जितनी उस स्क्वायर की साइड की लेंथ होगी, उतना ही आपका सर्कल का डायमीटर होगा। अगर रेडियस की बात करूंगा तो सर्कल की जो रेडियस होगी वो स्क्वायर की साइड का आधा होगी। ठीक है, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होती है, आधा होती है। ठीक है, अब इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि इसकी साइड अगर मेरी x है, तो आपको पता है अगर किसी स्क्वायर की साइड x है तो उसका डायगोनल कितना होगा, आपका √2x होगा। इसी में √2x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 12 रूट आपको 2 दे रखी, तो √2 से √2 काट देता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ गई, आपकी 12 आ गई। इसका मतलब स्क्वायर की साइड क्या है, आपकी 12 है, तो स्क्वायर की साइड आ गई आपकी 12। तो इसका मतलब इस सर्कल की जो रेडियस आ जाएगी वो कितनी आएगी, आपकी 6 आएगी। ठीक है मेरे भाई, इस सर्कल की जो आपकी रेडियस आएगी इसको कैपिटल आर ले लो, क्योंकि ये आपका ट्रायंगल के बाहर है, तो यहाँ से आपकी जो रेडियस आ गई वो कितनी आ गई, आपकी 6 आ गई। ठीक है, अब आपको एक छोटी सी बात पता होगी कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर अगर कोई सर्कल होता है तो उस सर्कल की जो रेडियस होती है वो, मान लो कि इसकी साइड आपकी क्या है, ए है, तो उसकी रेडियस आपकी ए अपॉन में कितनी होती है, आपकी √3 होती है। तो कैपिटल आर मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर अगर सर्कल है तो उसकी रेडियस
उसकी साइड अपॉन में आपका √3 होती है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, उसकी जो रेडियस होती है साइड अपॉन में आपका 2√3 होती है। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से इसकी बात करता हूँ तो त्रिभुज की भुजा आपको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी रेडियस आ गई, तो जो रेडियस होगी वो a अपॉन में क्या होगी आपका √3, और ये किसके बराबर होगी आपका रेडियस के बराबर होगी। तो a अपॉन आपका √3 आपका किसके बराबर है 6 है। तो इसका मतलब a किसके बराबर होगा आपका 6 रूट आपका 3। तो a किसके बराबर होगा आपका 6 रूट आपका 3 होगा। तो इसका मतलब त्रिभुज की जो भुजा होगी, जो आपकी साइड होगी, वो कितनी होगी आपका 6√3 सेंटीमीटर। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर सी दिया हुआ है, तो सी ही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। बस कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सर्कल के अंदर अगर ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसकी रेडियस क्या होती है, मतलब इसका सरकम रेडियस हो गई ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर सर्कल है तो सरकम सर्कल है, सरकम रेडियस जो होती है उसकी भुजा का साइड अपॉन में √3 होती है, और अंदर सर्कल होता है तो उसकी रेडियस इन रेडियस होती है, तो इन रेडियस उसकी भुजा अपॉन में आपका 2√3 होता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 है और क्षेत्रफल आपका इतना है। अब आपको साफ साफ पता लग गया होगा कि 3 4 5 कहाँ पर होता है। ये एक ट्रिपलेट होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी बोल सकते हो, ट्रिपलेट भी बोल सकते हो। जो कहाँ पर लगता है वो बेसिकली आपका राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में भी क्यों लगता है, क्योंकि वहां पर पाइथागोरस का यूज करके ये आपका ट्रिपलेट निकाला जा सकता है। ये बेसिकली आपका पाइथागोरस को फॉलो करता है। ठीक है, अब इसने बोला है कि उसकी साइड्स की लेंथ 3 4 5 है, एरिया आपका इतना है। तो आपको भी पता है एरिया कितना आएगा। जैसे रेशियो में 3x और 4x हो गया, तो एरिया होगा आपका 1/2 इंटू में परपेंडिकुलर हाइट आप 3x ले लो और बेस आपका 4x ले लो, और ये आपका किसके बराबर होगा 72 के बराबर होगा। 4 3 आपका 12 हो गया, 12 6 आपका यहाँ से 72 आ गया। ठीक है, तो x का स्क्वायर यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 12 6 72, 6 दूनी आपका 12 आ गया, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 4 3 12 होगा, तो 2 रूट आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू आपकी 2√3 आ गई। कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका परिमाप पहले वाले त्रिभुज के बराबर परिमाप के बराबर है। तो 5 और 4 9, 9 3 12, 12x हो गया। तो इसका मतलब 12x की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी आपका 24 आपका √3 आ गई। इसका मतलब उसका जो पैरामीटर है आपका इतना होगा, और उसकी साइड होगी आपका 3a, मतलब पैरामीटर आपका 3a बराबर आपका इतना आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई आपका 8 रूट आपका 3। इसका मतलब उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो आपका साइड होगी वो 8 रूट आपका 3 आ गई। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एरिया किसके बराबर होगा, एरिया होगा आपका √3/4। एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। साइड आपकी कितनी है 8√3, और इंटू कितना हो जाएगा आपका 8√3 आपका इतना आ गया। 4 से काट देता हूँ तो 4 दूनी आपका 8 आ गया, 8 दूनी 16 आ गया, 16 तीन आपका 48 आ गया। तो 48√3 ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन में है, ऑप्शन में बिल्कुल है। तो मुझे लगता है कि ये आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। और इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है बी ही दिया हुआ है, तो बी आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। कुछ नहीं करना मेरे भाई, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है कि ट्रायंगल बेसिकली कौन सा है, वो करते चलो, और इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ये पता है ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट कहाँ रखता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो क्वेश्चन करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, जैसे आपका ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। जैसे इसको मैंने 3x मान लिया, तो इसको 4x मान लूंगा, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ी भुजा तो सबसे बड़े एंगल के सामने होगी। तो ये आपका 5x आ गया। इसका एरिया आ गया, तो इसकी साइड मैंने ए मान ली, ये आपका इतना हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि कोई खेल का मैदान है, आयताकार है, मैदान पर 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर के भाव से 1000 रुपए खर्च किए गए। देखो, मैंने आपको बोला था ना, जो लागत आती है, जो मतलब पोस्ट आपको दी रहेगी, वो दो टाइप से होती है। या तो होगा यहाँ पर 25 पैसे प्रति मीटर, अगर 25 पैसे प्रति मीटर होगा तो लेंथ से गुना करना है। यहाँ पर बोला गया है कि 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अगर आपको दे रखा हो तो एरिया से गुना करते हैं, और एरिया से गुना करके टोटल एक्सपेंडिचर आता है। ठीक है, अब इसने बोला है कि आपको टोटल 1000 रुपए का खर्च आया है, और मैदान की चौड़ाई 50 है। यदि मैदान की लंबाई 20 बढ़ा दी गई है तो नया खर्च क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है।
अगर मैं यहाँ से एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ तो मुझे छोटी सी बात बताओ, मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है अभी तक? 1000 रुपये। 1000 रुपये मेरा एक्सपेंडिचर है। मुझे एक छोटी सी बात ये बताना कि अगर मेरा एरिया बढ़ेगा तो इसका मतलब मेरा खर्च भी बढ़ेगा। तो मुझे ये बताओ, जो मेरा एरिया इंक्रीज हुआ है, एरिया जो मेरा इंक्रीज हुआ है वो कितना होगा? कह रहा है कि चौड़ाई तो आपकी 50 ही है तो 50 ले लो, लंबाई आपकी कितनी 20 बढ़ गई, तो इसका मतलब अब जो आपका एरिया बढ़ेगा वो आपका इतना बढ़ गया। ठीक है, इस एरिया पे आपको क्या है अब काम और करना पड़ेगा, इस एरिया पे आपको खेल का मैदान और बनाना पड़ेगा। इसका मतलब अब जो आपकी लागत बढ़ेगी वो इस पे बढ़ेगी। मानते हो इस बात को? बढ़ेगी ना? ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो मेरा एक्सपेंडिचर पहले इतना था, अब इस पे भी मेरा बढ़ेगा, इसको गुना करता हूँ तो आपका 1000 आ गया। 1000 को 25 पैसे से गुना कर दो तो 25 और बटे कितना आ गया आपका? 100 रुपये में चेंज कर दो, ये आपका इतना हो गया। तो कितना आ गया यहाँ से आपका? 250 रुपये। ठीक है, इसका मतलब जो एक्सपेंडिचर आपका पहले 1000 रुपये था उसमें 250 रुपये का आपका इंक्रीज और आ गया, तो 1000 प्लस आपका 250 कितना हो गया आपका यहाँ से? 1250 रुपये। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि अब जो आपका एक्सपेंडिचर होगा वो आपका 1250 रुपये आ जाएगा। कुछ नहीं करना, जो एरिया आपको इंक्रीज करना है उसी पे अब आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। तो एरिया कितना इंक्रीज हो गया? 50 × 20, क्योंकि चौड़ाई वही है बट लंबाई तो बढ़ गई ना आपकी, तो 50 × 20 एरिया इंक्रीज इतना हो गया, तो आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज इतनी हो जाएगी। तो टोटल आपका 1250 आएगा नया खर्च। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक बार इसको ध्यान से देख लो क्या है इसमें। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे आपको करना है, क्योंकि जो पिछली क्लास हुई थी उस पिछली क्लास में जो बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन था वो बेसिकली यही था। ठीक है, तो आप इसको खुद से कर सकते हो, मल्टीप्लाई वगैरह आप कर लेना। नहीं होगा तो मैं बता दूंगा आपको, कुछ करना नहीं है वैसे आपको। ठीक है, तो बेसिकली यही वाला क्वेश्चन है आपका इस तरीके से। यही वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र के चारों ओर सराउंडेड बाय, रोड इज सराउंडेड बाय आपका इतना। तो बेसिकली ये आपको कितना दे रखा है? 25 आपको दे रखा है। ये लंबाई आपको अंदर वाली 25 दे रखी है, और ये आपका क्या है? 15 है, और ये भी क्या है आपका? 15 है। ठीक है, कह रहा है कि दोनों तरफ आपका इंक्रीज होगा 3.5। तो इसका मतलब ये लंबाई इस तरफ भी बढ़ेगी इस तरफ भी बढ़ेगी, तो 15 जो थी उसमें 3.5 इस तरफ 3.5 इस तरफ, 15 और 7 आपका 22 हो गया। ये लंबाई 22 है तो ये भी आपकी 22 होगी। ठीक है, अब इस तरफ ये भी बढ़ेगा, इस तरफ भी आपका 3 पॉइंट आपका 5 है, और यहाँ भी आपका 3.5 बढ़ेगा, तो बाहर वाली जो लंबाई कितनी हो गई? 25 और 7 आपका 32 हो गई भाई। तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है, 15 और 7 22 हो गया, और 25 और 7 आपका 32 हो गया। तो कैसे करना है? 32 बाहर वाला एरिया कितना आ गया? 32 इंटू आपका 22, इसमें से अंदर वाला एरिया माइनस कर दो 25, और इंटू आपका 15, इसको माइनस करो। ये वो एरिया आ गया जिस पे आपको क्या करना है? इस एरिया पे आपको फर्श बिछाना, और किस वैल्यू से आपको बचाना है? बिछाओगे 27.5 रुपये। इसको आप क्या कर देना? गुना कर देना 27.5 से, 27.5 से गुना कर देना। तो इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है वो बेसिकली ये दिया हुआ है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, अगर आपको ये वाला एरिया निकालना है तो इसको निकालने के लिए फिर मेरे भाई आपको ये काम करना ही करना पड़ेगा। मुझे इस एरिया की जरूरत है, इस एरिया के लिए आपको बाहर वाले एरिया में से अंदर वाले एरिया को माइनस करना ही करना पड़ेगा, तब जाके आपकी बात बने। ठीक है, समझ आ गया होगा। यही मैंने किया है, बाहर की आयत में से अंदर की आयत का क्षेत्रफल घटाया, और जो इसकी लागत आपको दे रखी है उससे गुना कर दिया, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो कल जो मैंने आपको तरीका बताया था लास्ट वाली क्लास में उसको भी कर सकते हो आप। उसको मैंने आपको क्या बोला था? उसमें मैंने आपको बोला था मेरे भाई कि यहाँ से ये आयत बन सकती है छोटी छोटी। ठीक है, ये वाली आयत आपकी बन जाएंगी। ठीक है, जैसे चौड़ाई आपकी कितनी? 3.5 है ना, तो एक तो आयत ये बन जाएगी। ठीक है,
एक आयत इस तरीके से ये बन जाएगी, तो इन दोनों आयत का एरिया तो बराबर होगा, किसी एक का निकाल लो। जैसे इसकी लंबाई 32 होगी, चौड़ाई आपकी वही कितनी है 3 पॉइंट आपका 5 है, ठीक है। लंबाई 32 होगी, चौड़ाई आपकी 3.5 है। उसी तरीके से ये भी तो है आपकी, यहाँ से ये छोटे वाली आयत, इसमें आपकी जो चौड़ाई है मतलब लंबाई है वो 15 ही रहेगी, और चौड़ाई आपकी कितनी हो जाएगी, क्योंकि मुझे इतना ही लेना है, बस आपका इतना लेना है। तो इस तरीके से इनका एरिया निकाल के भी मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। उसमें ये कंसेप्ट आपको नहीं लगाना पड़ेगा कि बड़े वाले में से छोटे का एरिया माइनस करके, ये कंसेप्ट से आप बच सकते हो। तो अगर आप चाहो तो ऐसे जा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि किसी वर्गाकार पतंग का जो विकर्ण है वो 32 सेंटीमीटर है, इसके एक कोने पर एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। पतंग बनाने में कितना कागज आपका लगा है? एक काइट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर विद डायगोनल आपका 32। ठीक है, आपको भी पता है जो काइट होती है कुछ इस तरीके से बनती है ना, यहाँ से कुछ है काइट का। चलो भाई इसी को बना के देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका इस तरीके से है ना, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दूँ, घूमेगा नहीं ना ये। ये घूमेगा नहीं भाई, अगर इसको हम घुमाना चाहते हैं, ठीक है। मैं हाथ से ही बना देता हूँ क्योंकि ये तो घूम नहीं रहा। तो काइट बनाने के लिए तो फिर थोड़ा सा उस तरीके से बनाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो काइट कुछ इस तरीके से बनेगी आपकी, ठीक है। ऐसे है, और इसके नीचे एक ट्रायंगल है आपका, ठीक है। और इसके नीचे ऐसे लगा हुआ, तो आपको देखा होगा ये इसकी पूंछ होती है पतंग की, तो कुछ इस तरीके से आपका, ठीक। ये पतंग की क्या है आपकी पूंछ है। कह रहा है कि किसी वर्गाकार पतंग का विकर्ण 32 सेंटीमीटर है। तो मान लो कि ये आपका ए है, और ये आपका बी है, और ये आपका क्या है सी है, और ये आपका क्या है डी है, ठीक है। और ये आपका ई है, और ये आपका एफ है। इसकी भुजा आपकी 8 है, या 8 है आपका, ये भी 8 है, ये भी आपका 8 है। इसका जो डायगोनल है आपको बेसिकली इस तरीके से, जैसे ये डायगोनल है, ये आपको 32 दे रखा है, ठीक है। तो अगर इसकी साइड आपकी एक्स है तो आपको भी पता है डायगोनल कितना होगा आपका, ये साइड आपकी क्या होगी एक्स हो गई, आपकी एक्स हो गई। तो डायगोनल कितना होगा आपका √2x हो जाएगा। तो √2x जो है बेसिकली आपका 32 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 32 और बटे आपका √2 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका। और इसी को मैं ऊपर नीचे अगर √2 से गुना कर लेता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, √2 से इसको भी गुना कर दो, √2 से इसको भी गुना कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 16 पे काट देता हूँ, 16√2 आ गई। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 16√2। तो बोला गया है कि पतंग बनाने में कितना कागज लगा है। तो पतंग बनाने में जो कागज लगा होगा, इस स्क्वायर का क्षेत्रफल रहेगा, और इस ट्रायंगल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये क्षेत्रफल रहेगा। तो दोनों के क्षेत्रफल को निकाल के जोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसका एरिया कितना होगा एक्स का स्क्वायर, मतलब 256 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर और इंटू आपका 2 होगा। ये तो हो गया स्क्वायर का एरिया, प्लस में √3 आपका 4 हो जाएगा, और इंटू में आपका 8 होगा, और इंटू आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इतना आ गया। 4 दूनी आपका 8 हो गया, 8 दूनी आपका 16, 256 को अगर मैं करता हूँ तो 512 आ जाएगा, ठीक है। 512 और प्लस में 8 दूनी 16 रूट आपका 3, तो 16 गुना में 1 पॉइंट आपका 732, ये आपका इतना आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका इतना। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा 512, और उसको 16 सत्ते तो 12, 16 एकम 16 और 11 27 और 12 लगभग 539 के आसपास। नहीं है, ये एग्जैक्ट आपको सोल्व करना पड़ेगा भाई, ये एग्जैक्ट आपको बिल्कुल कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू देखो इसमें बिल्कुल पास पास दे रखी है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, बट आपको इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। ये भी 539 है, ये भी 539 है। तो एक एक पॉइंट तक आपको इसको काटना पड़ेगा भाई, ठीक है। एक एक पॉइंट तक आपको इसको काटना पड़ेगा, पूरा का पूरा सोल्व करके आपको इसको करना पड़ेगा। वैसे आप यहाँ से अंदाजा लगा लो, 16 दूनी आपका 32 है, तो जिसके लास्ट में 2 आ रहा होगा वो आंसर हम लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे में सोच सकता हूँ 16 है और उसके लास्ट में आपका 32 है, और डेसिमल में ये जाएगा आपका, तो लास्ट में 2 है। तो मोटा मोटा अंदाजा लगा के लास्ट में 2 कौन दे रहा है, किसके लास्ट में 2 है, इसके में है, और 539 के आसपास है। तो ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना ही करना पड़ेगा। जानबूझ के जो वैल्यूज है बिल्कुल पास पास दे रखे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि आप कोशिश करोगे तुक्का मारने की, और तुक्का मारते ही क्वेश्चन गलत होगा। तुक्का या जिसको बोला जाता है कि
वैसे ही आपका तुक्का लगाना, या फिर एक वर्ड और होता है जो बोला जाता है, ठीक है, तो उसको बेसिकली लगाना है, तो आपको तुक्का तो नहीं लगाना पड़ेगा, आपको पूरा इसको अप्रोक्सीमेशन, वो वर्ड होता है, आपको अप्रोक्सीमेशन करके अप्रोक्स वैल्यू लेना। यहाँ पर अप्रोक्स वैल्यू लेना आपके लिए काफी टफ हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू जो एग्जैक्ट है, मतलब जो कंप्लीट वैल्यू है डेसिमल से पहले, वो सेम है, बस डेसिमल का छोटा मोटा ऊपर नीचे है, वो आपको परेशान करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि एक आयताकार बरामदे की चौड़ाई तथा लंबाई का जो अनुपात है 3 और 4 है, और बरामदे का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है। बेसिकली जो आपका 1 हेक्टेयर होता है ना, वो 10,000 मीटर स्क्वेयर के बराबर होता है। अगर आपको ये बात नहीं पता है कि 1 हेक्टेयर में कितना होता है, तो फिर क्वेश्चन टफ हो जाएगा। 1 हेक्टेयर जो होता है वो बेसिकली आपका 10,000 मीटर स्क्वेयर के बराबर होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। 1 हेक्टेयर में होता है आपका 10,000 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, बोला गया है कि किसी आयताकार बरामदे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात इतना है और इसका क्षेत्रफल आपका इतना है। तो क्षेत्रफल कितना होगा, जैसे आपका 3x और इंटू क्या होगा, आपका 4x होगा, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपका 10,000 और उसका 1/12। इसका मतलब इसको 12 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इस 12 को इस तरफ ले आता हूँ, तो x का स्क्वायर बेसिकली कितना आ जाएगा आपका, ऊपर तो आपका कितना आ जाएगा 10,000, और नीचे 12 12 इंटू 144 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 100 और बटे आपका 12 होगी, और यही आपका कितना होगी 25 बटे आपका 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 25 बटे आपका 3 x की वैल्यू। कह रहा है कि मुझे तो बरामदे की चौड़ाई बता दो, तो चौड़ाई कितनी है आपकी, चौड़ाई चौड़ाई चौड़ाई, बरामदे की चौड़ाई और लंबाई, चौड़ाई आपकी 3x है, तो 3x आपका किसके बराबर होगा, 3 इंटू आपका 25 और बटे आपका 3 होगी, 3 से आपका 3 कटेगा, तो इसका मतलब 25 मीटर आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्लास आपको करनी है मेरे भाई, और हर एक क्वेश्चन में कोशिश की जा रही है कि आपको नया जो पॉइंट है वो आपको समझाया जाए। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे भी करके कर सकते हो आप। जो भी डाउट आए आप उस वीडियो का या तो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो कि सर इस टाइम पे इतनी मिनट इतनी सेकंड पे क्वेश्चन है, उसमें हमें डाउट है, वो बता दो, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा क्लास कंटिन्यू करो भाई, और रेगुलर अपने करते रहो, रिवीजन करो, सबसे बढ़िया तरीका रिवीजन ही है, उसके बिना आपका कुछ नहीं हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।